नमस्कार विद्यार्थियों। बीए भाग तृतीय का प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा की थी और उस सिद्धांत को पढ़ाते वक्त मैंने ये कहा था कि जब सभी लोगों ने मिलकर समझौता किया तो समझौते में ये कहा कि हम अपने सारे अधिकार सामान्य इच्छा के अधीन करते हैं। तो सामान्य इच्छा क्या है, किसे कहते हैं हम सामान्य इच्छा? ये एक रूसो का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साधारणतः यदि हम देखें तो सामान्य इच्छा का मतलब होता है ऐसी इच्छा जिसमें सबके कल्याण की बात निहित हो। ऑसबर्न ने एक बात कही कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को न केवल रूसो का मौलिक योगदान है अपितु सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्रारंभ में तो आदर्श अवस्था थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे संपत्ति के विचार के साथ ही तेरे मेरे की भावना पनप गई और लोगों में वही अराजकता की अवस्था आ गई। तो प्राकृतिक अवस्था भी पहले आदर्श अवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे तेरे मेरे की भावना के कारण ये अराजक अवस्था में परिवर्तित हो गई और परिणाम स्वरूप लोगों ने मिलकर समझौता किया कि क्योंकि वो शांतिपूर्वक रहना चाहते थे तो लोग मिलकर समझौता करते हैं और समझौते के द्वारा ही उन्होंने कहा कि हम अपने ऊपर शासन करने का अधिकार सामान्य इच्छा को सौंपते हैं। तो यदि देखा जाए तो मनुष्य की ये इच्छाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो यथार्थ और दूसरी आदर्श इच्छा। यथार्थ इच्छा स्वार्थ प्रधान होती है, वह मनुष्य की अविवेकपूर्ण संकीर्ण प्रवृत्ति का परिणाम होती है, स्वार्थ तथा वैयक्तिक हित को दृष्टि में रखती है तथा सामाजिक हित का विचार नहीं करती। संक्षेप में यदि हम कहें तो यथार्थ इच्छा संकुचित, अविवेकपूर्ण, अस्थायी और क्षणिक इच्छाएं होती है। जैसा कि आशीर्वादम ने कहा, यह व्यक्ति की समाज विरोधी इच्छा है, क्षणिक एवं तुच्छ इच्छा है, यह संकुचित तथा स्वविरोधी है। दूसरी इच्छा आदर्श इच्छा होती है मनुष्य के भीतर। जो मनुष्य की आदर्श इच्छा उसके व्यापक दृष्टिकोण का परिणाम होती है। यह सामाजिक हित से संबंध होने के कारण अस्थायी और क्षणिक नहीं होती। यह मनुष्य की बुद्धि के चिंतन का परिणाम और वैयक्तिक स्वार्थ से रहित होने के कारण व्यक्ति की वास्तविक इच्छा होती है। संक्षेप में यदि हम कहें तो दृष्टिकोण की व्यापकता, दूरदर्शिता, स्थायित्व, व्यक्ति व समाज के हित का सामंजस्य, पूर्णता व विवेकशीलता व्यक्ति की आदर्श इच्छा की विशेषताएं होती है। डॉक्टर आशीर्वादम के शब्दों में यह जीवन के समस्त पहलुओं पर व्यापक रूप से दृष्टिपात करती है। यह विवेकपूर्ण इच्छा है, यह व्यक्ति तथा समाज के सामंजस्य में प्रदर्शित होती है। तो सामान्य इच्छा किसे कहते हैं? सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का ही निचोड़ है। समाज के विभिन्न व्यक्तियों की आदर्श इच्छा का सर्वयोग ही सामान्य इच्छा कहलाती है। रूसो की मान्यता है कि सब नागरिकों की वह इच्छा जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो सामान्य इच्छा कहलाती है। यह सब व्यक्तियों में से आनी चाहिए तथा सब व्यक्तियों पर लागू होनी चाहिए। इसकी व्याख्या करते हुए बोसांके ने कहा कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह होता है जिनका लक्ष्य सामान्य हित हो। ग्रीन ने भी ये कहा कि सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है। अतः सामान्य इच्छा की कोई सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं है, यह एक भाव है जिसको समझा जा सकता है, क्योंकि सामान्य इच्छा ऐसी इच्छा है जिसमें सभी व्यक्तियों का हित निहित होता है और यह विवेकपूर्ण इच्छा होती है। तो इसके निर्माण की यदि हम बात करें तो इसके उद्गम की बात हमें देखनी पड़ेगी, जिसमें ये कहा कि इसकी उद्गम की दृष्टि से सामान्य इच्छा, इसमें सब नागरिकों की सहमति हो, ये राज्य की समस्त जनता से संबंधित होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समाज के हित के अनुकूल होनी चाहिए। यही सामान्य इच्छा कहलाती है।
इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं सामान्य इच्छा की। जैसे पहली विशेषता है अखंडता। सामान्य इच्छा एक संगठित इकाई होती है और उसके कोई खंड नहीं हो सकते। यह अखंड है क्योंकि सामान्य होने के कारण यह कई अंशों में विभाजित नहीं की जा सकती। यह एकत्व वाली होती है तथा राज्य को एकता के सूत्र में पिरोती है। रूसो ने कहा है, सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है और उसे स्थिर रखती है। दूसरी बात है संप्रभुता। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी प्रकार के दैवी और प्राकृतिक नियमों का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता और यही कानून का निर्माण करती है, धर्म का निरूपण करती है एवं नैतिक और सामाजिक जीवन को संचालित करती है। जैसा कि रूसो ने कहा, जो कोई सामान्य इच्छा का पालन नहीं करता वह आज्ञा पालन के लिए समस्त समाज द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं है कि उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए। अर्थात सामान्य इच्छा सबके हित की इच्छा होती है और जिसका पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। फिर एक इसकी विशेषता है अदेयता। सामान्य इच्छा अदेय है, अर्थात ये इच्छा किन्हीं व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, वैसे ही संप्रभुता को सामान्य इच्छा से अलग करना संभव नहीं है। अप्रतिनिधित्व की बात हम करें तो सामान्य इच्छा प्रतिनिधियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने योग्य नहीं है। रूसो ने कहा है कि जब कोई राष्ट्र प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है तब वह स्वतंत्र नहीं रह जाता, अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। उसके अनुसार तो संसद के सदस्यों के केवल निर्वाचन के समय ही इंग्लैंड की जनता स्वतंत्र होती है। निर्वाचनों के बाद जनता दास और नगण्य बन जाती है। वस्तुतः रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपासक है और इसमें सब व्यक्ति अपनी इच्छा को स्वयं अभिव्यक्त करते हैं। इसे अचूक भी कहा जाता है सामान्य इच्छा को, क्योंकि यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का सामूहिक रूप है, इसलिए वह सदा न्याय संगत है और उचित भी है। स्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामान्य इच्छा किसी प्रकार से भावात्मक आवेशों, आवेगों या सनक का परिणाम नहीं होती, अपितु मानव के जन कल्याण की स्थायी प्रवृत्ति और विवेक का परिणाम होती है। व्यक्तियों के विवेक पर आधारित होने के कारण उसमें परिवर्तन नहीं होता और जो मुख्य आधार है सामान्य इच्छा का वो है लोक कल्याणकारी स्वरूप। सामान्य इच्छा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता उसका लोक कल्याणकारी होना है, क्योंकि सामान्य इच्छा का ध्येय समाज के किसी अंग का कल्याण न होकर संपूर्ण समाज का कल्याण होता है और विवेक पर आधारित होती है। सामान्य इच्छा किसी प्रकार की भावनाओं पर नहीं, तर्क तथा विवेक पर आधारित होती है और हमेशा उचित और सही होती है, क्योंकि हमेशा पूरे समाज के कल्याण से प्रेरित होती है। यह कानून द्वारा अभिव्यक्त इच्छा भी कहलाती है। रूसो की सामान्य इच्छा कानून द्वारा अपने को व्यक्त करती है, किसी अन्य माध्यम द्वारा नहीं। यह निरंकुश भी है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च व निरंकुश होती है। इसके ऊपर समाज की कोई अन्य शक्ति नहीं हो सकती। इसकी आज्ञा का पालन सबके लिए अनिवार्य है। तो रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा की उपयुक्त जितनी भी विशेषताएं जिसके बारे में मैंने बताया, सामान्य इच्छा अवधारणा की प्रकृति को समझने में ये सहायता मिलती है इनसे, और इसी के आधार पर हम कुछ बातें सामान्य इच्छा के बारे में कह सकते हैं। जैसे राजनीतिक संगठन या राज्य को एक संगठित शरीर या विराट पुरुष मानना चाहिए और इसमें अन्य सावयवों की भांति सावयवी एकता होती है। दूसरी बात, ये राजनीतिक संगठन या विराट पुरुष नैतिक प्राणी होता है, इसकी अपनी इच्छा होती है और यह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहती है। ये सब कानूनों और विधियों का मूल स्रोत भी है सामान्य इच्छा, और यह अपने राज्य के सब सदस्यों के लिए न्याय और अन्याय का निर्धारण करती है। सामान्य इच्छा सदैव सही
और सार्वजनिक हित का पोषण करने वाली होती है और सामान्य इच्छा ही उस समाज या राज्य की संप्रभु है। संप्रभु होने के कारण सामान्य इच्छा की सभी आज्ञाओं का पालन करना समाज के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है। कई बार ये कहा जाता है कि क्या बहुमत और सामान्य इच्छा एक ही है, या सर्वसम्मति और सामान्य इच्छा में क्या अंतर है, या लोकमत या सामान्य इच्छा में क्या अंतर है, क्या ये एक ही है? तो इसके बारे में सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, सामान्य इच्छा और बहुमत से भिन्न है रूसो की सामान्य इच्छा, क्योंकि सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति में संख्या का कोई मूल्य नहीं होता। वह किसी एक या कुछ व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है। यदि समाज का एक बहुसंख्यक वर्ग अपने अनुचित निर्णयों को अल्पसंख्यक वर्ग पर थोपने का प्रयास करे तो उसके इस कार्य को समाज की सामान्य इच्छा का प्रतीक नहीं माना जाएगा, अर्थात यह संख्या से जुड़ी हुई नहीं होती। एक व्यक्ति की इच्छा भी सामान्य इच्छा हो सकती है यदि उसमें सबके कल्याण की बात निहित हो। फिर सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति के बारे में यदि मैं कहूँ तो सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति में अंतर करते हुए रूसो ने खुद ने यह स्वीकार किया कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य सार्वजनिक होता है जबकि द्वितीय का लक्ष्य वैयक्तिक होता है। सर्वसम्मति या सब व्यक्तियों द्वारा व्यक्त इच्छा भी हो सकती है। सर्वसम्मति व्यक्तियों के हितों से भी संबंधित हो सकती है, पर सामान्य इच्छा अनिवार्यतः समस्त समाज के कल्याण से ही संबंधित होती है। तो सामान्य इच्छा और लोकमत की यदि हम बात करें तो सामान्य इच्छा व लोकमत को भी एक नहीं माना जा सकता। लोकमत का रूप कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसका संबंध समाज के हित से नहीं हो, पर सामान्य इच्छा सदा समाज के स्थायी हित का ही प्रतिनिधित्व करती है। समाचार पत्र, रेडियो आदि प्रचार साधनों द्वारा लोकमत को भ्रष्ट किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा कभी विकृत नहीं होती। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज के कल्याण की बात करती है और यह संपूर्ण कानूनों का स्रोत भी है। इसी के साथ ये सर्वोच्च है, संप्रभु है और इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। यही रूसो की सामान्य इच्छा है। धन्यवाद।